हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक। भारत एवं विश्व का भूगोल चल रही है गाइस। भारत का भूगोल अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऊर्जा संसाधन, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, पार्ट 2। तो गाइस, अगर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक हम कल कर चुके थे, आज उससे पहले की मतलब उससे आगे की बात करते हैं। एक चीज़ और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आप लोग इस बुक की लिंक मतलब ये बुक खरीदना चाहते हैं ज्योग्राफी के लिए, मैं कहूँगी सबसे बेस्ट बुक यही है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए आज आगे की बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस, मतलब आप सीएनजी जानते होंगे शॉर्ट में। आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं सीएनजी पे भी आ रही हैं, ठीक है। तो सीएनजी आप जानते होंगे, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऐसे कहा कि जो प्राकृतिक गैस है यानी कि नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस को ही लगभग हम क्या करते हैं, देखिए कंप्रेस कर रखा है। तो इसने कहा प्राकृतिक गैस को ही लगभग 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं और क्या करते हैं, सीएनजी बना देते हैं। अब इसने कहा लगभग 90% जो मीथेन है, मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है सीएनजी। मतलब इसने कहा 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है सीएनजी, जिसका ऊर्जा घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा सीएनजी को जो है हरित ईंधन के रूप में जाना जाता है। मतलब इससे पॉल्यूशन की बात करें तो बहुत कम होता है, नहीं होता है। ये शीशा मुक्त होती है, यानी कि हम देखते हैं ना, जो जैसे पेट्रोल है उसमें शीशा होता है, डीजल शीशा होता है, इसमें शीशा नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो है ना कि प्रदूषण जो है नहीं करेगी। पेट्रोलियम संसाधनों की अपेक्षा क्या होता है, इसका प्रदूषण स्तर भी कम हो जाता है। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होती है सीएनजी, इसलिए हम कह रहे हैं मूव करो सीएनजी पर, ठीक है। तो इसमें लिखा है परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, परमाणु खनिज जैसे कि कौन सा, यूरेनियम याद रखिएगा, थोरियम, बेरिलियम, मोनाजाइट भी, फिर है जिरकोनियम एक होता है, इल्मेनाइट होता है, एंटीमनी याद रखिएगा, ग्रेफाइट भी, लिथियम भी याद रखिएगा। ये सारे परमाणु ऊर्जा कहते हैं इसे। मतलब क्या, ये ऊर्जा है, मतलब आदि द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसको हम बोलते हैं, मतलब इन देखिए ये सोर्सेस है, इनकी वजह से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। अब लिखा है कि इनकी थोड़ी सी मात्रा के द्वारा अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब हमको ना ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, कम ही से, बहुत कम मात्रा से ही हम क्या करें, बहुत ज़्यादा ऊर्जा बना सकते हैं। फिर इसमें भार भी कम होगा। तो कम भार होने के कारण जो है परमाणु खनिजों का परिवहन कर ऊर्जा संसाधनों से जो वंचित क्षेत्र है ना, उन तक जो है ऊर्जा पहुंचाई जा सकती है और विकास किया जा सकता है, ठीक है। अब इसने कहा भारत में क्या है, परमाणु शक्ति के जनक की अगर बात करें तो कौन है भैया, सब जानते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग, 1954 में, देखिए दोनों स्वतंत्रता की बात कर रहा है। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। भारत में अगर हम बात करें तो धारवाड़ शैल जो होते हैं ना, मतलब चट्टानें होती हैं, जैसे गुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, तो धारवाड़ की ये बात करें तो धारवाड़ शैल के अंतर्गत सीमित मात्रा में आपको यूरेनियम का निक्षेप मिल जाएगा, मतलब यूरेनियम मिल जाएगा। तो भारत में क्या है, थोरियम की बेहतर संभावना है। मतलब इसने कहा कि यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम ठीक ठाक है, ठीक है, थोरियम आपको ज़्यादा मिल जाएगा भारत में। तो ये जो है केरल, अब देखिए कहाँ मिल रहा है थोरियम, ये जानिए। तो केरल के मोनाजाइट रेत, राजस्थान के बांसवाड़ा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा गाइस, एक राजस्थान याद रखिएगा, एक आप यहाँ पे केरल याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, थोरियम, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भारत में प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र, यानी कि यूरेनियम आपको भारत में कहाँ कहाँ मिल जाएगा। देखिए झारखंड तो वैसे इंपॉर्टेंट है, सिंहभूम जिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मेघालय की बात करें तो डोमिया सियात, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रखिएगा, सिंहभूम जिला, ठीक है। फिर इसने कहा राजस्थान रोहिल, घटेश्वर, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, ये आंध्र प्रदेश YSR कोडप्पा याद है, नेल्लोर जिला याद रखिएगा, तेलंगाना लंबापुर, नालगोंडा याद रखिएगा, कर्नाटका गुलबर्गा और गोगी। फिर है हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू जिला, ठीक है, हिमाचल में कुल्लू है, उत्तराखंड देहरादून चमोली, हर जगह यूरेनियम मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में यूरेनियम मिलेगा, महाराष्ट्र में मोगरा में मिल जाएगा, और ललितपुर उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिल जाएगा, यूरेनियम मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना भारत में
थोरियम कहाँ कहाँ मिलेगा, तो एक तो हमने केरल में देखा कोल्लम केरल में, कन्याकुमारी है, मैत्तूर, ये दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा तट के मोनाजाइट बालू यानी कि रेत में मिल जाएगा, झारखंड में हजारीबाग में और वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। तो कैसे आप मैक्सिमम देख रहे हैं ना, एक तो देखिए यहाँ पे केरल था, फिर यहाँ तमिलनाडु था, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, मतलब आपको कहाँ यहीं पे मिला सारा थोरियम। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और कहाँ पे है। देखिए एक है तारापुर अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है देश का सबसे पहला जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तो ये है तारापुर, कहाँ है, महाराष्ट्र। अच्छा ये यहाँ पे जो हमने नाभिकीय ऊर्जा केंद्र बनाया वो किसकी हेल्प से बनाया, अमेरिका की हेल्प से बनाया। ठीक, एक बात तो गाइस याद रखिएगा। चलिए दूसरा है कुंडम कुल्लम जो कि आपका क्या है, तमिलनाडु में है और ये रूस की सहायता से बना है। तीसरा है मतलब एक है आपका रावत भट्टा, देश का 25वां जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो कि राजस्थान में है और कनाडा की हेल्प से बना है। ठीक है, फिर है नरोरा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, आप जानते ही होंगे। तो फिर है कैगा, ठीक है, एक है कैगा कर्नाटका में है, ये 20वां परमाणु बिजली घर है। ठीक है, फिर है काकरापार जो है गुजरात में है, कलपक्कम जो है आपका तमिलनाडु में है और जैतापुर महाराष्ट्र में। सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे तो रट लीजिए चाहे जैसे भी। भारत में प्रमुख जो है आपका बेरिलियम क्षेत्र, देखिए बेरिलियम क्षेत्र तो बड़ा मुश्किल से ही पूछा जाएगा, तो ये कहाँ कहाँ है, देखिए झारखंड है, झारखंड के बाद है आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। ठीक है, ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ना हो तो भी कोई बात नहीं। ग्रेफाइट क्षेत्र तो याद करिएगा, एक है काला हांडी, फिर है आपका गंजाम उड़ीसा, मतलब इसका काला हांडी और गंजाम। ठीक है, फिर है भागलपुर बिहार में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, वारंगल तेलंगाना में मिल जाएगा, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में, जयपुर अजमेर राजस्थान में मिल जाएगा, अल्मोड़ा आपका उत्तराखंड में मिल जाएगा, मैसूर आपका कर्नाटका में मिल जाएगा। ग्रेफाइट क्षेत्र तो गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट का याद कर लीजिएगा। फिर इसमें है लिथियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिथियम के लिए भी याद करिएगा, जैसे मांड्या कर्नाटका में है, मुंगेर बिहार में है, हजारीबाग झारखंड में है, भीलवाड़ा राजस्थान में है, बस्तर छत्तीसगढ़ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहानी है, तो यहाँ पे लिखा है भारत परमाणवीय खनिज और उनकी विशेषताएं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें थोरियम की, तो जो इसने कहा भारत जो है ना, भारत में इसने कहा कि थोरियम अच्छी खासी मात्रा में मिल जाएगा भारत में। ठीक है, अब इसने कहा कि इसके अंतर्गत है थोरियानाइट, एलेनाइट, मोनाजाइट खनिज को शामिल किया गया। ये याद नहीं होता है तो चलेगा, थोरियम। अच्छा गाइस इसमें देखो पीसीएस के हिसाब से थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी मैं पढ़ पूरा दे रही हूँ। अगर आप यूपीएससी के हैं तो उनके लिए ना, मतलब ये नहीं चलेगा, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पीसीएस वालों के लिए अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो चलेगा। थोरियम जो है ना, तमिलनाडु के मथुरै जिले, तेलंगाना के करीमनगर, फिर है नालगोंडा में, झारखंड के हजारीबाग, केरल के तटवर्ती क्षेत्र में, राजस्थान भीलवाड़ा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा थोरियम। अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो मोनाजाइट की भी बात कर लें तो इसके बारे में पढ़ी, तो थोरियम मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है। ठीक है, हमने कौन सी रेत से मिलेगा, थोरियम मोनाजाइट से। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मिल जाती है, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के तटवर्ती क्षेत्र में मिल जाएगी। मतलब अगर आप ऐसे करके भारत बनाते रहें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पे और केरल यहाँ, तो इसके तटवर्ती क्षेत्र में आपको मोनाजाइट रेत मिल जाएगी। यूरेनियम की बात करते हैं, देखिए काले रंग के इस परमाणवीय खनिज की प्राप्ति जो है आपका आर्कियन धारवाड़ शैल से होती है। देखिए कौन कौन सी चट्टानों से, आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान से होते हैं। यूरेनियम को जो है आपका मेटल ऑफ होप कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप। भविष्य की जो ऊर्जा का उत्पादन है वो हम कह रहे हैं ना यूरेनियम से ही होगा, तो मेटल ऑफ होप है ये। ठीक है, ऐसा आंध्र प्रदेश का जो है आपका कुड़प्पा जिला जो है, कुड़प्पा यानी कि YSR, ठीक है, YSR में स्थित क्या है आपका तुमालापल्ली यूरेनियम खदान, देश का सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है। ठीक है, तो देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान की बात करें तो ये है YSR तमिलनाडु में। ठीक है, क्या है कौन सी जगह है, तुमालापल्ली। ठीक है, और झारखंड में आपका जादूगोंडा, तो यहाँ पे थोड़े यूरेनियम का उत्पादन अच्छा होता है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा राजस्थान है, उदयपुर राजस्थान है, बूंदी राजस्थान, यहाँ से भी आपको यूरेनियम मिल जाएगा। अच्छा, इसके प्रमुख अयस्क देखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पिच ब्लेंड, मतलब पिच ब्लेंड क्या है, थोरियम यूरेनियम का अयस्क है, मतलब पिच ब्लेंड से आप यूरेनियम निकालेंगे। फिर है थोरियानाइट से यूरेनियम निकालेंगे।
स्काइट से भी, ये भी अयस्क, ये सारे अयस्क हैं, तो इन अयस्क से यूरेनियम निकालते हैं ऐसा। इसने कहा बेरिलियम की बात करते हैं तो ये आग्नेय शैल में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है, बेरिल अयस्क से मिलता है ये, इसका अयस्क क्या है, बेरिल अयस्क से आपका बेरिलियम मिलेगा, ठीक है। कौन सी शैल या चट्टान में मिल जाएगा, आग्नेय चट्टान में मिल जाएगा। अच्छा, इसका जो उपयोग है ना मिश्र धातुओं के निर्माण में, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में या विस्फोटक में हम बेरिलियम का यूज़ करते हैं। इसकी प्राप्ति की बात करें, राजस्थान है, झारखंड है, तमिलनाडु, यहाँ पे आपको मिल जाएगा राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु। फिर है जिरकोनियम की बात कर लेते हैं, केरल की बलुई मृदा में जिरकोनियम अयस्क के रूप में ये मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा, केरल, उड़ीसा में मिल जाएगा। तो गाइस बहुत आसान है, भंडार की बात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। एंटीमनी की बात करते हैं तो इसकी जो प्राप्ति है ना स्टिबनाइट नामक खनिज से होती है। किससे, स्टिबनाइट से होती है, मतलब ये खनिज इससे होती है, ठीक है। उत्पादक राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसे जो आपका सुरमा भी कहते हैं, एंटीमनी को हम सुरमा भी कहते हैं। फिर है मोलिब्डेनम, तो ये इसने कहा कि मुलायम भूरे रंग के खनिज का प्रयोग विशेष प्रकार के मतलब ये कि मुलायम भूरे रंग का होता है खनिज, ठीक है। अच्छा, ये हम इस्पात बनाने में करते हैं इसका यूज़, यानी कि स्टील बनाने में। इसकी प्राप्ति जो है आंध्र प्रदेश में हो रही है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, मैसूर जिले में हो रही है, और उसके बाद है मेघालय के चेरापूंजी में हो रही है, राजस्थान के किशनगढ़ में हो रही है, और झारखंड और मध्य प्रदेश में भी मिलेगा आपको, ठीक है। गाइस आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी की। देखिए, इसने कहा कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाले जो विकिरण ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। सूरज से जो ऊर्जा आ रही है उसको हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। भारत में क्या है, वर्ष के अधिकतम दिन क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश, मतलब इसने कहा कि अगर हम बात करें ध्रुवों पे तो 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो मैक्सिमम दिन ऐसे होते हैं कि सूर्य दिखता ही दिखता है। हाँ, किसी दिन बादल है नहीं दिखा, बारिश हो रही है नहीं दिखा, तो ऐसा हो सकता है कि ना दिखे, अदरवाइज दिखता ही है, वर्ष के अधिकतम दिन दिखता है। भारत की धरती को क्या बोलोगे भाई, भारत की जो धरती है उसको प्रतिदिन औसतन जो है 4 से 7 किलोवाट घंटा मीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो भैया भारत में हर दिन कितनी, मतलब औसतन जो है 4 से 5 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। वर्तमान में 2 तकनीकी माध्यमों की सहायता से सौर ऊर्जा को क्या है उपयोग में लाया जाता है। मतलब 2 तरीके ऐसे हैं जिसकी वजह से आप सौर ऊर्जा को उपयोग में ला सकते हैं। पहला, सौर तापीय तकनीक यानी कि सोलर थर्मल टेक्निक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस तकनीक की सहायता से क्या होता है, सौर ऊर्जा को संग्राहकों और क्या होता है रिसीवरों की सहायता से ताप ऊर्जा में बदल दिया जाता है। मतलब इसने कहा कि जो सौर ऊर्जा है यानी कि सूर्य की ऊर्जा है उसको हम किस में बदल देते हैं, ताप ऊर्जा में बदल देते हैं। अब इस ताप ऊर्जा से क्या करेंगे, यानी कि ऊष्मा हो गई, तो ताप ऊर्जा से पानी को गर्म कर सकते हैं, भोजन को पका सकते हैं, ठीक है। या जो पानी को लवण मुक्त करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या विद्युत उत्पादन के लिए क्या है, वाष्प उत्पादन करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब कि आप वाष्प उत्पादन से क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन, और वाष्प उत्पादन के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हैं, यही तापीय ऊर्जा, जो कि आपको किससे मिल रही है, आपकी जो सौर ऊर्जा से मिल रही है। तो एक तो हो गया आपका सौर तापीय तकनीक, दूसरा होता है सौर फोटोवोल्टिक तकनीक, ठीक है। सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक होते हैं। तो इस तकनीक की सहायता से क्या होता है, बिना टरबाइन आदि के क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा होती है, सौर विकिरण होता है, उसको हम किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर से समझिए, पहला वाला जो था ना, इसमें हमने क्या करा था, सौर ऊर्जा को किस में बदला था, ताप ऊर्जा में, गर्म सौर ऊर्जा को कुछ ऐसा करा गर्म, जिससे हम चीज़ें गर्म कर सकें। अब जो दूसरा वाला है उसमें हम सौर विकिरण या सौर ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। मतलब अब इससे ना आप जैसे लाइट जला सकते हैं या पंखा चला सकते हैं, ये वाला हो गया। यहाँ पे आप सिर्फ क्या करते हैं, हर चीज़ गर्म करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप जैसे बिजली की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। और इसका उपयोग जो है पानी को क्या है पंप करने में यूज़ कर सकते हैं। सड़कों, दूर दराज के क्षेत्रों, मकानों, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हम जो है ना प्रकाश और क्या है अन्य रूपों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि लाइट जलाओ, पंखा चलाओ, ये करो वो करो, आप कर सकते हैं। जैसे आप सोलर सेल आप यूज लगाते हो तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अब देखो, उत्तर प्रदेश का रामपुरा गाँव झांसी अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम जो गांव बन गया। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट सी बात, सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, रामपुरा गांव झांसी में, ठीक है। अब जब देश के 2018 की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें, राज्य में स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः, इसने का 2018 की कहानी है,
तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में क्रमशः कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का स्थान आता है। ठीक है, तो गैस याद कैसे होता है? कर्नाटका, आप नंबर लिखिए, जहाँ पे कर्नाटका है वहाँ 1 लिखिए, तेलंगाना पे 2 लिख दीजिए, राजस्थान में 3 लिख दीजिए, आंध्र प्रदेश में 4 लिख दीजिए, फिर तमिलनाडु में 5 लिख दीजिए। क्या आप ये नंबर याद नहीं कर सकते? कैसे? अभी देखो 1 2 4 ऐसे 1 2 4 5 और 3। क्या आप इस तरह से नंबर याद नहीं कर सकते? 1 2 4 5 3 तो याद हो सकता है। अब मैंने अगर इस तरह से लिखा है 1 2 4 5 यहाँ था और 3 यहाँ था, तो मैं ऐसे बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकती हूँ। ये कर्नाटका था, कर्नाटका के साइड में तेलंगाना है, उसके साइड में यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और इसके नीचे यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे हमने राजस्थान करा। तो फर्स्ट नंबर पे देखो कर्नाटका, सेकंड पे तेलंगाना, थर्ड नंबर पे राजस्थान, फोर्थ नंबर पे है आंध्र प्रदेश, फिफ्थ नंबर पे है आपका तमिलनाडु। क्या आप ऐसे याद नहीं करते? नंबर से करेंगे बहुत जल्दी याद होगा। लाभ की बात करते हैं, सौर ऊर्जा के लाभ की बात करते हैं। देखो ये कभी ना समाप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, यानी कि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। उपयोग हेतु क्या है? सर्वत्र आसानी से उपलब्ध है, हर जगह मिल जाती है। आपको ऐसा नहीं है ये कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह छत पे पहुंच जाओ मिल जाएगी। फिर इसने कहा प्रदूषण नगण्य है, प्रदूषण होता नहीं है इससे। वातावरण के लिए क्या है? लाभकारी होता है, बहुत अच्छी बात है। चलो समस्याएं भी देख लेते हैं इसमें कुछ। अगर मौसम खराब है भैया या रात का टाइम है तो कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल सकती। सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को जो है स्थापित करना क्या है? खर्चीला होता है, मतलब कि अगर आपको इसकी प्रणाली को स्थापित करना है तो बहुत पैसा चाहिए। सौर ऊर्जा जो सौर उपकरण होते हैं ना, वो क्या होता है? बड़े आकार के होते हैं। इसको स्थापित करने के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है, मतलब आप बड़े एरिया में आप कर पाएंगे तभी हो पाएगा काम। एक बार जो है उपकरण को लगाने के बाद उस भूमि का उपयोग लंबे समय तक आप नहीं कर सकते। मतलब आप सोचो उपकरण लगा दिया, अब मैं उसमें खेती कर लूँ भैया, अब लगा दिए तो लगा दिए, भूल जाओ सालों तक। ठीक है, अब इसने कहा नोट है, एक नोट लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा नोट लिखा है, थोड़ा छोटा लिख देते ना, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। चलो पढ़ते हैं क्या है। इसमें राजस्थान का जोधपुर जिला है। ठीक है, राजस्थान में जोधपुर जिला है, इसमें क्या है? भड़ला सौर पार्क है। ठीक है, इसकी क्षमता मतलब ये सौर पार्क मतलब बहुत सारे सोलर प्लेट्स लगा दिए होंगे और इससे क्या सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे होंगे। तो इस कितना कर पा रहे होंगे? 2245 मेगावाट तक कर पा रहे होंगे। तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सौर पार्क है। कहाँ? जोधपुर जिले में, राजस्थान में। ठीक है, कौन सा है? सौर पार्क का नाम है इसका भड़ला सौर पार्क। गौरतलब है कि भारत के कर्नाटका राज्य के तुमकुरु जिले में पावगढ़ तहसील में ही 2050 मेगावाट की क्षमता का शक्ति स्थल नामक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क स्थित है। मतलब इसका का पहला वाला जो राजस्थान का है, जो कि है कहाँ पे है? जोधपुर जिले में है। क्या है? भड़ला सौर पार्क। दूसरा इसने कहा कर्नाटका का है। कौन सा वाला है? आपका शक्ति स्थल। ठीक है, और अब दोनों की क्षमता भी देख लीजिए। एक ये 2245 फर्स्ट नंबर पे है, दूसरा विश्व का, खाली भारत का नहीं है, विश्व का। फिर दूसरा इसने कहा कि 2050 है, विश्व का सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया गाइस, सौर ऊर्जा का मतलब देखिए, इससे ज़्यादा क्षमता का उत्पादन किया जा सकता है विद्युत का, लेकिन सौर ऊर्जा से बात करें तो भारत में है सौर ऊर्जा से, तो विश्व की बात कर रहा है ये भारत में। फर्स्ट नंबर का जो ये वाला है भड़ला और दूसरा वाला है शक्ति स्थल। ठीक है, दूसरे नंबर पे। अब इसने कहा 2020 में क्या होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा? मध्य प्रदेश के रीवा में क्या होता है कि 750 मेगावाट क्षमता वाला क्या है? अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट को जो है राष्ट्र को समर्पित किया। मतलब कुछ नहीं, कहानी ये लिखी, 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा में क्या है? एक पावर प्लांट है जो जिसका नाम है अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, इसकी क्षमता है 750। ठीक है, ये देश को दिया। और इस सौर परियोजना के अंतर्गत क्या है? कुल 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं। और ये जो है सौर परियोजना ग्रिड क्षमता अवरोध यानी कि ग्रिड पैरिटी बैरियर को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी। और साथ ही यह परियोजना राज्य के बाहर एक क्या है? संस्थागत ग्राहक को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की जो है पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। अक्षय ऊर्जा परियोजना जो कभी ख़त्म नहीं होती, अक्षय है, कभी ख़त्म नहीं होता। एक देश के बाहर हम बिजली भेज रहे हैं इससे। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि हमने क्या करा कि मेगावाट कितने क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। अगर आप 250 प्लस 250 कर दे तो ये 3 जो है आपका इकाइयाँ बन जाएंगी, 3 इकाइयाँ बन जाएंगी और टोटल मिला के 250 हो जाए 750। ठीक है, बस इसने इतनी ही बात कही। आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसने एक लिखा है कि सौर तालाब परियोजना क्या है? भुज गुजरात में स्थापित की गई। क्या? सौर तालाब परियोजना भुज गुजरात में। फिर हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत
एवं फ्रांस की सहायता से क्या है सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। देखिए सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में। कौन, भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर करी। राजस्थान के जोधपुर जिले में क्या है सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना, ठीक है। सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र हरियाणा, सौर ताप ऊर्जा केंद्र जोधपुर राजस्थान, ठीक है। तो ये वाला ग्वाल पहाड़ी हरियाणा और ये वाला जोधपुर राजस्थान में इसकी स्थापना है। अब इधर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के अंतर्गत क्या है 2022 तक क्या है सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। मतलब देखिए बिजली उत्पादन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्य यानी कि एम रखा गया इसने कहा कि भैया 2022 तक ना जो सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन है बढ़ाकर कितना कर दिया, मतलब धीरे धीरे बढ़ाकर क्या कर दिया जाए कि 2022 तक 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन आप सौर ऊर्जा से ही करने लगे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसे आगे बढ़ जाते हैं। अब है भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं। भूमि के अंदर देखिए आप जब जमीन के नीचे आएंगे तो गर्मी बढ़ती आती है, ठीक है, तो वहाँ की बात होगी भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें कहा भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य क्या है, पृथ्वी के अंदर संग्रहित तापीय ऊर्जा से है, ठीक है, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियोधर्मी तत्व के विघटन व चट्टानी संस्तरों के दबाव से उत्पन्न होती है और जो वो ज्वालामुखी, उष्ण जल स्रोत आदि के रूप में पृथ्वी की सतह पर दिखाई देती है। देखिए अब देखिए पृथ्वी के अंदर क्या है आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, दाब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियोधर्मी जो पदार्थ है उसका विघटन होता है, उसकी वजह से भी ताप बहुत ज़्यादा होता है, और जो ये आपका चट्टानी संस्तर है उसके दबाव से तो अंदर बहुत गरम हो जाता है। तो ज्वालामुखी कह लीजिए या ऊष्मा जल स्रोत कह लीजिए, तो ये क्या होता है बाहरी तो आ जाते हैं पृथ्वी के, तो हम देख पाते हैं कि इन कारणों से हम देख पाते हैं ज्वालामुखी से या ऊष्मा जल स्रोत आदि के रूप में क्या पृथ्वी की सतह पर आ जाती है ये ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अंदर से बाहर कैसे आ पा रही ये इसने बता दिया, ज्वालामुखी के जरिए आ जाती है या फिर गर्म जल जो है पृथ्वी की सतह पर आने लगता है। इसने लगा तकनीक का उपयोग करके क्या करते हैं भूगर्भीय जो ताप है और जल की अभिक्रिया से क्या है गर्म वाष्प उत्पन्न करके आजकल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। मतलब ये समझिए कि यहाँ पे गरम ऊर्जा आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा जल रख दिया, अब जल से क्या करा ये जल गर्म हो जाएगा इससे, अब इससे क्या होगी वाष्प निकलेगी। अब वाष्प का हम क्या करते हैं ना कहीं टरबाइन लगाए तो वाष्प उसके पास से होती जाती इसको घुमाती हुई जाएगी। अब हम इससे क्या करें बिजली का उत्पादन कर ले, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें तकनीक का उपयोग कर भूगर्भीय ये हो गया, ये एक क्या है पर्यावरणीय हितैषी ऊर्जा संसाधन है, मतलब इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसके दोहन में क्या है सस्ती तकनीक की कमी है। मतलब इसने कहा कि जो तकनीक लगेगी वो है महंगी, संयंत्र को स्थापित करने के लिए अधिक धन मतलब पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और क्या है विशेष क्षेत्र की पहचान करनी पड़ेगी। हर जगह आप ये लगा नहीं सकते, कहीं जहाँ पे इस ऊर्जा का उत्पादन हो रहा होगा वहीं लगा सकते, ठीक है। हर जगह आप ये नहीं कि अपने घर में खोद लिया, नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये वो विशेष क्षेत्र की पहचान करनी पड़ेगी, और इस कारण क्या होता है विश्वव्यापी विकास अधिक नहीं हो पाया यहाँ पे। मतलब अगर हम बात करें विश्व में इसका विकास बहुत ज़्यादा हो पाया तो नहीं हो पाया, नहीं। चलिए भारत की भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक है पोगा घाटी, कहाँ पे है लद्दाख में, ठीक है। सोचिए लद्दाख इतना ठंडा है, अंदर से तो गरम पानी निकलता है, ऐसा कुछ। फिर इसमें लिखा है मणिकरण और ज्वालामुखी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका तपोवन उत्तराखंड में है, आपका सूरज कुंड हजारीबाग कहाँ पे झारखंड में है, तातापानी बलरामपुर छत्तीसगढ़ में है, आपका तप्त पानी कहाँ पे है आपका, देखिए नाम भी वैसे रख दिया तातापानी तप्त पानी, ठीक है, उड़ीसा में है। फिर अनहोनी देखिए मध्य प्रदेश में अनहोनी ही है, ठीक है, नीचे से गर्म पानी निकल रहा होगा। तो ऐसे मतलब महाराष्ट्र गुजरात पश्चिमी तट पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र गुजरात में ऐसा देखने को मिल जाता है आपको। नर्मदा सोन नदी घाटी में देखने को, दामोदर घाटी में आपको ये सब देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं पवन ऊर्जा की, हवा चल रही है और ऊर्जा बना रहे हैं उससे, ठीक है। ऐसे पवन चक्की होती है ना, पंखे की तरह होती है, ऐसे करके ऐसे। तो जब हवा चलती है तो ये घूमने लगती है और धीरे धीरे क्या होता है नीचे यहाँ पे एक मोटर लगा होता है, वो घूमने लगता है, वो घूमता है, तो इससे क्या है विद्युत का उत्पादन हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें पवन चक्की की सहायता से क्या होता है प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं पवन ऊर्जा बोलते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन चक्कियों को सामान्यतः उन स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ पवनें बिना किसी बाधा अवरोध के तेजी से बहती हैं, बहुत तेज बह रही हो। ऐसा आप समुद्र तट पे देखेंगे बड़ी तेज हवा चलती है। अब इसमें तमिलनाडु समुद्र तट पे है, गुजरात भी समुद्र तट पे, फिर है महाराष्ट्र भी वहीं पे है, नीचे समुद्र तट कर्नाटका भी, राजस्थान तो अलग से आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आदि राज्य के तटीय और क्या है मैदानी क्षेत्र में जो है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए हम देखते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसमें तमिलनाडु का कन्याकुमारी में स्थित क्या है, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, वहाँ पे स्थित है क्या, मुप्पंडल पवन ऊर्जा इकाई। ठीक है, इसकी क्षमता भी लिखी है 1500 गीगावाट तक जो है उत्पादन करता है। देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है। तो ये हुई इम्पॉर्टेंट बात, देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई तमिलनाडु कन्याकुमारी में एक मुप्पंडल पवन ऊर्जा इकाई। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है, चेन्नई में। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट हो गई। तो चेन्नई कहाँ है गाइस, तमिलनाडु में है ना, तट पर ही है। तो भारत जो है विश्व में जो है चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक है। मतलब पवन ऊर्जा उत्पादक में भारत जो है 4th नंबर पे आता है। सबसे पहले आता है चीन का नाम, दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी। कहाँ पे है, यूरोप में। अच्छा, भारत में राज्यवार सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है गाइस, बात करते हैं फिर से। तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे कर्नाटका, 5वें नंबर पे है राजस्थान, 6ठे नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर आ जाता है मध्य प्रदेश। ऐसे करके याद करिए। तो 1 2 3 4 आपको लाइन से मिल जाएगा, 5 ऊपर मिल जाएगा, 5 तो एटलीस्ट याद करिए। बाकी याद हो रहा है नहीं हो रहा है, आगे उसके बारे में क्या ही सोचा। अब इसके लाभ देखिए कि ये कभी ये भी समाप्त नहीं होती। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा थी, पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और एक बार स्थापित होने के बाद क्या होता है, संयंत्रों के रखरखाव में अधिक खर्च नहीं आता। मतलब एक बार आपने पवन चक्कियाँ लगा दी, उसके बाद ठीक है, हो गया। तो ये लाभ ही है। मतलब इसमें मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं लगता है। इसमें समस्याएं देख लीजिए। अब देखिए, वायु की गति हर समय क्या होती है, एक समान नहीं होती है, कभी तेज़ कभी धीरे होती है। जब धीरे होगी तो ये बेकार है। तो हवा का बहाव जो है अधिक हो, तो उसके लिए क्या होता है, खुला मैदान चाहिए, समुद्र किनारा चाहिए, ऊँचे क्या है स्थान चाहिए। मतलब आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते, खुले मैदान में लगाइए। जैसे राजस्थान में बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान हो गए, वहाँ लगा दीजिए आप। ठीक है, समुद्र के किनारे लगाइए, वहीं पे हवा चलती है। और ऊंचे स्थान होने चाहिए जहाँ पे अवरोध ना हो, हवा डायरेक्ट आके लग जाए। ठीक है, अब इसने कहा हवा जो पवन चक्की है उसके घूमने से क्या होता है, शोर उत्पन्न होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से पवन चक्कियों से टकराकर जो है कुछ पक्षियों की मृत्यु भी हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी OTEC। समुद्र सतह, देखिए समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसने कहा समुद्र सतह से जल व गहराई के जल के ताप क्रमों के मध्य भिन्नता का उपयोग OTEC के माध्यम से ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। समझिए, अब ये है समुद्र की सतह, ये है सतह, नीचे है पानी 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 पानी। अब देखिएगा इस क्या होता है ना, हम कहते हैं कि नीचे का जो टेम्परेचर होगा ऑलरेडी कम होगा, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा हो गया। नीचे हमने कह दिया 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अगर दो जगह टेम्परेचर में अंतर है ना, तो पानी ना अपने आप चलने लगता है। पानी जो है ना, गर्म वाली से ठंडी वाली साइड पे चलने लगेगा। अच्छा, अब जब ये यहाँ से चलेगा तो यहाँ से जो पानी हटा है उसकी जगह भी तो कोई पानी लेगा ही लेगा। तो मतलब पानी इस तरह से चलने लगेगा, ऐसे 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 चलने लगेगा। ठीक है, यही बोला इसने कि इसने कहा कि जो सतह का जल है और गहराई के जल के तापमान में भिन्नता होती है, इसकी हेल्प से हम समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण ये काम कर सकते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए। अच्छा, ये जो है बेहद नवीन, बहुत नया, गैर परंपरागत यानी अभी नया ऊर्जा प्राप्ति का नवीकरणीय साधन है। नवीकरणीय का मतलब है नवीकरणीय जो कि हम बार बार यूज़ करने के बाद भी आप यूज़ में ला सकते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होता। इससे पर्यावरणीय हानि जो है कि संभावना ना के बराबर, पर्यावरण को कोई हानि नहीं है। लंबी तट रेखा होनी चाहिए, वृहद खुले महासागरीय क्षेत्र हो, उष्णकटिबंधीय देश हो, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास ही होगा। इसके कारण क्या, भारत के पास इस ऊर्जा के दोहन की संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत में सब मिल रहा है। लंबी तट रेखा भी मिल रही है, वृहद खुला महासागर भी मिल रहा है, आप बंगाल की खाड़ी ले लीजिए। ठीक है, और क्या है, उष्णकटिबंधीय देश भी है भारत, क्यों, भूमध्य रेखा के पास में ही है। अच्छा, इसने कहा लक्षद्वीप के कवारती में जल के विलवणीकरण के संदर्भ में इसका जो है सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। मतलब आप ये समझिए, लक्षद्वीप में करावती एक द्वीप है, यहाँ पे इसका संभावना है, आप इस तरह से ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो अब है ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं। तो गाइस अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, तो 1 मिनट।
तो दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा जो है ना हम अपने पार्ट 2 में कर लेंगे, वैसे भी पार्ट 2 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि चैप्टर है बहुत बड़ा, आप एक में नहीं कर सकते। पार्ट 2 नहीं, सॉरी पार्ट 3 में करेंगे हम ये बाकी का, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। और घटना चक्र की वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बेहतरीन तरीके से मैंने समझाई है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप देखिएगा, बताइएगा कैसी है, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ज्वारीय ऊर्जा से स्टार्ट करेंगे, फटाफट चैप्टर को खत्म कर देंगे।